हेलो, वेलकम टू द सुप्रीम 60। सुप्रीम 60 में आपका फिर एक बार स्वागत है। सुप्रीम 60 में एटलीस्ट 60 टाइम्स मैं आपको वेलकम कर ही चुका हूँ, मोर देन 60 टाइम्स, 60 के मल्टीपल्स में वेलकम कर चुका हूँ। तो कई बार रात में भी नींद भूल जाए तो एकदम से बोल देता हूँ वेलकम टू द सुप्रीम 60। इतनी बार आप लोग का वेलकम कर चुका हूँ, तो चलिए एक बार फिर वेलकम टू द सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेस, काका देव कानपुर। ठीक, और कुछ रटाओ ना रटाओ मेरे लेक्चर से आपको ये लाइन रट गई होगी, अच्छी बात है, कुछ तो रटा तो कुछ तो आपको गेन हुआ। तो आगे चलिए हम लोग देखें आज क्या पढ़ना है। बायोटेक पढ़ रहे हैं हम लोग, और बायोटेक में लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉम्पिटेंट होस्ट को चालू किया था। कॉम्पिटेंट होस्ट में देखा था कि कैसे हम आरडीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं इन द होस्ट सेल, और ये देखा था कि भाई ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है डीएनए, तो इट इज़ नॉट ईजी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसे तरीके निकालने कि होस्ट सेल इसको टेकन इन कर ले, अंदर ले ले। तो उसके लिए कल हम लोगों ने जो देखा था, हम लोगों ने देखा कि पहले डाईवैलेंट कैटायन के साथ इसको हम लोगों ने सच एज कैल्शियम के साथ ट्रीटमेंट किया बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। उसके बाद हमने उसकी प्लेटिंग कर दी, हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया, आइस पे प्लेटिंग करी, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको ले गए, फिर वापस आइस पे ले आए, हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया। जब उसका हमने डाईवैलेंट कैटायन से ट्रीटमेंट किया तो उसमें पोर बन गए थे उसकी सेल वॉल में। इससे क्या हुआ कि इसने ईजिली टेकन अप कर लिया है डीएनए मटेरियल को, विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और हाइड्रोफिलिक नेचर होने के कारण इट इज नॉट इजी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड सच एज इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। वी हैव टॉक्ड इट अर्लियर, हमें इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो कल आपकी टेक्निक हम लोगों ने देखी कि ऐसे हम लोग आरडीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द होस्ट सेल। और कोई तरीके हैं क्या? और कोई तरीके हैं तो उसी पे आ रहे हैं। एक तो वेक्टर मीडिएटेड तरीका एंट्री, जिसके लिए कल डिस्कशन हुआ। तो आगे एज सच अपनी एनसीईआरटी कह रही है, अपनी एनसीईआरटी माता कह रही है, दिस इज नॉट द ओनली वे टू ट्रांसफर एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। यही केवल एक तरीका नहीं है जिससे हम लोग आरडीएनए को या एलियन डीएनए को या फॉरेन डीएनए को, या तो देखिए कितना मॉड्यूलेशन है। दिस इज नॉट द ओनली वे टू ट्रांसफर एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल में केवल यही एक तरीका नहीं, और भी कई सारे तरीके हैं। सम अनदर मेथड्स आर, तो कुछ एक दो मेथड हम लोग आज देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नॉट बैड। चलिए, पहला आ रहा माइक्रो इंजेक्शन। इन दिस मेथड आरडीएनए, व्हाट इज आरडीएनए, पूरे आपके चैप्टर का एसेंस, पूरे तो नहीं कह सकते, हाँ कहिए 30 to 40% आपकी बायोटेक का जो कॉन्सेप्ट जो आपके लिए अप्लाई हो रहा है, जो हम लोग को लिए पढ़ना है। हम लोग को आरडीएनए, वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो काफी हद तक ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाने वाला है। एक बार फिर से याद कर लीजिए, व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज द डीएनए मॉलिक्यूल विच विल कैरी आवर डिजायर्ड डीएनए, दैट इज वेक्टर। डीएनए व्हीकल, डीएनए टैक्सी है। डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि लेके जाएगा जुक 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 जुक, कहाँ लेके जाएगा? लेके जाएगा होस्ट सेल के अंदर। क्या चीज? हमारा पसंद का डीएनए, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए। तो ये जब वेक्टर के साथ आपने एसोसिएट कर दिया, लाइगेट कर दिया, क्या चीज? ये डिजायर्ड डीएनए, देन इट इज आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब एंटर हो गया किसमें? सेल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड हो गई सेल। ओके जी, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई सेल। अब इसी में एक आगे चल के आपको एक मैं और दे दूंगा नुस्खा, जो आपको याद में रखना है। अभी उसको अवॉइड करते हैं, आगे चलते हैं। तो आरडीएनए वो वेक्टर जिसके साथ अटैच हो गया एलियन डीएनए, लाइगेट कर दिया, और जिसके साथ नहीं अटैच हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट। जिस सेल में ये एंटर हो गया वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, नॉन, और जिसमें नहीं हुआ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वेरी मच क्लियर आई थिंक। आगे चलते हैं। इन दिस मेथड आरडीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। यहाँ पे आपको एमसीक्यू एनिमल सेल याद रखना। पूछता है वो कि कोई अदर आपको मैकेनिज्म, तो माइक्रो इंजेक्शन, उसको वो कहेगा जी टेबुलर बना देगा कि इसको आप एसोसिएट करो कौन सा किसके साथ। तो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक इज मोस्टली डन या फेवर किसके? एनिमल सेल के लिए। माइक्रो इंजेक्शन आप ये आइडिया लगा लो कि हम लोग क्या करते हैं, कोई में बीमार हुआ तो आप डॉक्टर पे लेके गए, डॉक्टर इंजेक्शन किसको लगाता है? हालांकि वेटनरी डॉक्टर गधे घोड़ों को भी लगाता है, भैंसा कुत्ते को भी लगाता है, लेकिन एक मन में विचार डेवलप करने में कि आपको आसानी से याद रहे कि एनिमल्स
में हम करते हैं एनिमल की ठाएं ठाएं। आपने देखी है ना, ब्लैक हिरन को मार गिराया था, आज तक केस चल रहा, किसने, कहने की ज़रूरत नहीं, ऑल नोज। पोर्चिंग होती है, ये हम लोग देखते हैं। तो एनिमल की हंटिंग हो रही है, एनिमल को मार रहे हैं, गोली, बायोलिस्टिक, जीन गन। जीन गन मेथड यूज़ हो रहा है एनिमल में, और माइक्रो इंजेक्शन यूज़ हो रहा है एनिमल इन द केस। जीन गन मेथड यूज़ हो रहा है प्लांट में, सॉरी, जीन गन मेथड यूज हो रहा है प्लांट में। ये जो कॉन्सेप्ट में बना रहा था वो कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा था, रहने दो, दिमाग से निकालो। जीन गन मेथड यूज हो रहा है प्लांट में और माइक्रो इंजेक्शन यूज हो रहा है एनिमल में, ठीक है। हाँ, इससे आप ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो कि भाई इंजेक्शन हम लोग भी ले रहे हैं, मैमल्स ह्यूमंस भी ले रहे हो, इंजेक्शन हम लोग गधे घोड़े कुत्ता भैंस को भी लगाते हैं, ठीक। अब ठीक है, लाइन थोड़ी सी डिरेल्ड हो गई थी, अब ठीक है। इंजेक्शन एनिमल्स के लिए और गन मेथड प्लांट्स के लिए। ज़्यादातर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इसी में होती है कि माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक जो है फेवर कौन सा, प्लांट सेल ज़्यादा फेवर कर रहा है कि एनिमल, किस में हम यूज़ करना चाहेंगे। तो इंजेक्शन हम यूज़ करना चाहेंगे एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स में यूज़ होता है, एनिमल सेल्स के लिए फेवरेबल है, और प्लांट के लिए आपका जीन गन मेथड। तो एक आपका याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। ये आप याद रखने का तरीका कि इंजेक्शन प्लांट में तो आपने रेयर सुना होगा कि इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, एनिमल्स के लिए ज़रूर और मैमल्स के लिए ज़रूर। तो एनिमल्स में हम लोग माइक्रो इंजेक्शन इस तरह से आपको याद रहेगा। ये तो याद रखने का तरीका कि माइक्रो इंजेक्शन एसोसिएटेड विद एनिमल्स एंड गन मेथड एसोसिएटेड विद प्लांट। लेकिन उसमें है क्या, अब उसको समझते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन इन दिस मेथड आर डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया है। जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक, जीन गन और बायोलिस्टिक, जीन गन मेथड एंड बायोलिस्टिक। बैलिस्टिक मिसाइल सुनी होंगी, तो बैलिस्टिक को बायोलिस्टिक मेथड। इन अनदर मेथड ये अलग है, माइक्रो इंजेक्शन से अलग है। सूटेबल फॉर प्लांट, प्लांट में इसको हम लोग देखते हैं कि प्लांट में ये मेथड ज़्यादा सूटेबल है, सूटेबल फॉर प्लांट्स। सेल्स आर बम्बार्डेड, सेल्स में हम लोग बम्बार्डिंग करेंगे विद लाइट हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। ये पूछा जाता है कि ये पार्टिकल्स किसके बने हैं, गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड के या टंगस्टन के, यहाँ से एमसीक्यू आपका फॉर्म होता कि बायोलिस्टिक मेथड में जिन पार्टिकल्स की हम बम्बार्डमेंट करा रहे हैं वो पार्टिकल्स किस मेटल के, तो गोल्ड या टंगस्टन के, कोटेड विद डीएनए, जिसके चारों तरफ डीएनए की कोटिंग हो रखी है, इन अ मेथड नोन एज जीन गन मेथड। इसको हम लोग जीन गन मेथड बोल रहे हैं। तो आपका माइक्रो इंजेक्शन एनिमल्स के लिए, जीन गन मेथड प्लांट के लिए। एंड अनदर एक और मेथड है, ये तीन आपकी बुक में दे रखे हैं, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन के बाद जीन गन, जीन गन के बाद तीसरा मेथड डिसआर्म पैथोजन को यूज कर ले। तो इसका हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं कि हम लोग रेट्रोवायरस को यूज कर सकते हैं एनिमल्स के लिए, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को यूज कर सकते हैं प्लांट के लिए, यूकैरियोटिक सेल प्लांट के लिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, कॉजेज द नोड्यूल फॉर्मेशन, कैंसर जैसे होता है हम लोगों में वैसे इसमें भी कैंसर कर देता है। टीआई प्लाज्मिड का पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, वो प्लाज्मिड जिसमें अंदर ये खासियत है ट्यूमर इंड्यूसिंग, टीआई प्लाज्मिड इसीलिए बोला जाता है टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, कि इसके में एक जीन है जो जीन ट्यूमर कॉज करता है। ट्यूमर क्या, अनकंट्रोल ग्रोथ, तो सेल्स डिवाइड होने लगेंगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगा, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा प्लांट के केस में। अब हमने क्या करना है, हमने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन में ये खासियत है कि वो ट्रांसफर कर देता अपना सम पार्ट ऑफ द डीएनए, दैट इज जीन, जीन को ट्रांसफर कर सकता है। हमने उसकी उस कैरेक्टरिस्टिक को अपने मैनिपुलेशन कर लिया, अपने भले के लिए हम लोगों ने उसको डिसआर्म पैथोजन, उसके पास जो बम कट्टा था, बारूद था, वो हमने ले लिया कि भाई अब तुम जाके डिजीज ना कॉज करो, लेकिन जाओ और मेरी पसंद का एलियन डीएनए भी लेते जाओ। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह से रेट्रोवायरसेस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमल सेल्स के लिए, जो कि रेट्रोवायरस के अंदर ये खासियत है कि जब उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जा सकता है तो उसके साथ अगर हमने लाइगेट करा दिया किसी टेक्निक से अपनी पसंद का डीएनए, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, तो वो डीएनए भी एंटर हो जाएगा इनसाइड द होस्ट सेल। तो डिसआर्म पैथोजन की हम लोग सहायता से जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है जीन ट्रांसफर के तरीके। जो बायोटेक में हमने यही करना है, हमने मैनिपुलेशन करना है, हमने किसी के जीन्स के साथ, जेनेटिक मेकअप के साथ छेड़छाड़ कर दी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारी भैंस है, ये भैंस दूसरे की भैंस की तरह दूध देने लगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई और एग्जांपल आप इससे अच्छा सोच सकते हो, बहुत अच्छे सोच सकते हो श्रृंगार रस से संबंधित, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल अपनी लिमिट्स में दिया कि आप
चाहते हो कि भाई ये डिजायर्ड कैरेक्टर इसका इसमें आ जाए, एक्स का वाई में आ जाए, तो आप ये कर सकते हो कि एक्स का वो डिजायर्ड कैरेक्टर जिस जीन की वजह से वो जीन जिस क्रोमोसोम पे, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई द जीन करिए, उसके बाद आइसोलेशन करिए, उसके बाद सेपरेट करिए, उसके बाद आप उसके फ्रेगमेंट्स करिए, उसके बाद अगर ज़रूरत है तो पीसीआर करिए, उसके बाद अगर ज़रूरत है तो वेक्टर से लाइगेट करा के एंटर करवा दीजिए होस्ट सेल में। उसके बाद आपने क्या करना है, तो अब आपने केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करना है, अब आपने ये करना है कि भाई उसका वातावरण जो है आप इस तरह का रखें कि कॉन्टामिनेशन ना हो, और जो सेल मॉडिफाइड हो गई हैं उनसे आप डिजायर्ड अपना प्रोडक्ट ले लें। ये है पूरा आपका बायोटेक का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी बातें अब क्लियर हो चुकी हैं। ठीक, तो जब शुरुआत में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो ये देखा था ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, तो ये देखा गया कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं। अगर हम कोई हाइब्रिड बनवाना चाहते हैं, दो सुपीरियर प्रोजीनी का क्रॉस करा के हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं हाइब्रिड में वो डिजायर्ड कैरेक्टर आ जाए। ऐसा भी होता है कि हार्मफुल कैरेक्टर आ जाए जिससे कि हमारी विवशता है, हमारे हाथ बंध जाते हैं कि हम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। उसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या हुआ, बायोटेक। कि बायोटेक में आप अपना डिजायर्ड कैरेक्टर जो है उसका पहचान लेंगे जीन, और उस जीन को आइसोलेट करके लाइगेट करके एंटर करा देंगे, तो आप जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहते थे हाइब्रिड में वही आएगा, नॉन डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। ये है तरीका। तो इसकी परिकल्पना तो इस तरह से करी गई, जब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम करवाते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोग्राम के मनवांछित रिजल्ट निकले, ये जरूरी तो नहीं। हमने जो सोचा वो प्रोजिनी वैसी बन जाए, ये जरूरी तो नहीं। हजारों क्रॉस के बाद कोई ऐसा होता है कि जो हाइब्रिड बना वो अपने पेरेंट से सुपीरियर हो, दोनों से इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअली जब हम कंपैरिजन करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना है आइडेंटिफाई करने के बाद। और ये जो परिकल्पना थी ये यथार्थ में कैसे बदली, इस बोहेर और कोहेन के प्रयासों के द्वारा। तो कोहेन काम कर रहे थे प्लाज्मिड पे, बोहेर काम कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज पे। दोनों ज्ञानी मिले, दोनों ने आपस में अपने विचार साझा किए और दोनों ने मिलकर यही किया। उन्होंने साल्मोनेला टाइफाइमोरियम का निकाला प्लाज्मिड, और उसमें से निकाला क्या चीज़ जी, जीन जिसके पास रेजिस्टेंस था, और उसको एंटर करा दिया ई कोलाई में। ई कोलाई में भी डिजीज रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, रादर आई शुड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से बायोटेक की शुरुआत हुई। तो बायोटेक के आपके फादर कौन, अब आप कोहेन और बोहेर ना बोल दीजिएगा, फादर ऑफ बायोटेक पॉल बर्ग है, याद रखिएगा। पॉल बर्ग को हम लोग फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। आगे चलते हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंड टूल्स पढ़े थे, ये तो हो गए प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। उसके बाद हम लोगों ने टूल्स पढ़े, टूल्स में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़े। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का पार्ट है जो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल में मिल रहा है। बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की कोशिश होती है कि बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल को ओवरटेक करते हुए बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को ओवरटेक कर ले, उससे अपनी पसंद के काम कराए। तो बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो उसको काट छाट देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। पर्टिकुलर साइट को रीड करेंगे जिसको हम लोग रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर पैलेंड्रोम होती है। और ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे हैं जो अवे फ्रॉम द सेंटर काटते हैं। अगर सेंटर से काटेंगे तो ब्लंट एंड बन जाएंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर काटेंगे स्टिकी एंड बन जाएंगे। स्टिकी एंड जो है सिंगल स्ट्रैंडेड, थोड़े से हमको न्यूक्लियोटाइड दिखेंगे जो ओवरहेड स्ट्रेच की तरह हैंग कर रहे हैं, स्टिकी एंड कहलाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा एंजाइम है मिथाइलेटिंग एंजाइम, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को मॉडिफिकेशन कर देता, तो उसी वजह से बैक्टीरिया का खुद का डीएनए बच जाता है मिथाइल ग्रुप एडिंग एंजाइम की वजह से। उसको नहीं काटता है उसका मॉलिक्यूलर सीजर, जबकि बाहर से आए डीएनए को काट देता है। काट देगा तो बाहर से जो सेना आई, चीनी सेना, उसको भारतीय सेना ने मार गिराया। चीनी हम पे काबिज नहीं हो पाए। नहीं तो बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए वगैरह आए वो बैक्टीरिया सेल को टेक ओवर कर लेते और उससे अपनी पसंद का काम कराते। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहला कौन सा, हिंद 2। हिंद 2 का पूरा नाम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हिंद 2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट। अब इसका हम लोगों ने देखा जी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में जो पहला अक्षर है वो जीनस है, दूसरे जो है एच हिंद, एच हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्पीसीज के 2 अल्फाबेट से। उसके बाद स्ट्रेन का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जबकि इको R1 में देखिए R बड़ा लिखा गया, हिंद में H बड़ा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का IN बड़ा,
हिंद का डी जो है, क्योंकि स्ट्रेन था आरडी, आर यूज हो चुका था अल्फ़ाबेट, इसलिए आपका ये जो नाम रखा गया हिंद स्ट्रेन का अल्फ़ाबेट सेकंड अल्फ़ाबेट होने की वजह से स्मॉल केस अल्फ़ाबेट डी लिखा गया है, नहीं तो कैपिटल डी। अगर वो बड़ा होता और पहला होता डी स्ट्रेन, पहला अल्फ़ाबेट होता तो कैपिटल डी से लिखा जाता। अब हिंद 2 हम बोल रहे हैं कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस ये जो है हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियस एंजाइम की कैटेगरी के एंजाइम है। न्यूक्लियस एंजाइम वो जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्टर्ब कर देगा, काट छाट देगा। न्यूक्लियस हाइड्रोलेज एंजाइम का एक वर्ग न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड को काट देगा। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को काटेगा। प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा या आप कहिए लिसिस करेगा या कहिए काटेगा, आसान शब्दों में कह लीजिए, या लाइपेज जो लिपिड को। तो उसी में एक है न्यूक्लियस फर्दर 2 तरह के डीएनएज और आरएनएज, लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पे बात हो रही है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। 2 तरह के होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए के स्ट्रैंड को टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड पे काटते हैं, जबकि ये एंडोन्यूक्लियस इन बिटवीन काटते हैं और डीएनए के पूरे स्ट्रैंड को रीड करते चलेंगे। जहाँ जहाँ उनकी पसंद का रिकॉग्निशन साइट मिलेगी वहाँ वहाँ काट देंगे। जैसे कि आपका इको R1 की रिकॉग्निशन साइट क्या है, जी गा एट TC, GAA-TT। ठीक है जी। इसी तरह से आपको याद में रखनी होंगी, सबकी याद रख लीजिएगा। 2-3 की मैंने आपको लिखाई थी, हिंद 2, हिंद 3 की और आपका बाम की। अब इसके आगे देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद हम लोगों ने पढ़े वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। उसमें पढ़ा PBR 322 हमारा प्लाज्मिड बॉलीवर रोड्रिगीज। तो ये सिंथेटिक हमारा है PBR 322 वेक्टर प्लाज्मिड की कैटेगरी का। बॉलीवर और रोड्रिगीज वाज द साइंटिस्ट, उन्होंने इसको सिंथेसाइज किया, फॉर्मुलेट किया। और इसमें आपकी 8 रिकॉग्निशन साइट है। टेट्रासाइक्लिन में 2 हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में 2 हैं। उसके अलावा रोप है, उसके अलावा ORI है। ORI इज एसेंशियल फॉर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI साइट इज द साइट वेयर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्टेड, क्योंकि हेलिकेज यहीं से आके रेप्लिकेशन फॉर्म बनाएगा और रेप्लिकेशन होगा। तो हम लोगों ने PBR 322 फिर उसमें इंसर्शनल एक्टिवेशन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज देखा था, क्योंकि अगर हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टारगेट कर रहे हैं तो हमें एट अ टाइम 2 पे प्लेटिंग करनी है। एक से हम लोग पहचान पा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को, एक से हम लोग पहचान पा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। एट अ टाइम आपको 2 एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम पे प्लेटिंग करनी है, इसलिए ये जो है थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, कुकुम्बसम प्रोसेस है कि आपको सारी दिक्कत हो रही है, ये क्या कर रहा है खटराक भैया, 2 प्लेटिंग करनी पड़ रही है। उसके लिए हम लोगों ने निकाला अल्टरनेट तरीका, कौन सा जी, इंसर्शनल एक्टिवेशन। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को हम लोग, वो जीन जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाता है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोगों ने टारगेट किया। अगर उस जीन में एंटर करा देंगे तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा नहीं तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये कलर देगा नहीं। तो वो वाली बैक्टीरियल सेल जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो गई वो कलर नहीं देगी, जबकि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो कलर देगी। इससे हम लोग पहचान लेंगे कौन सी ट्रांसफॉर्मेंट और कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जरूरत क्या है पहचानने की? जरूरत यह है पहचानने की कि हमको जो कल्चर फॉर्मेशन करना है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का नहीं करना, क्योंकि हमें हमारी पसंद का प्रोडक्ट कौन देगा? हमें हमारी पसंद का प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेंट सेल देगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए है। तो हमें कल्चर फॉर्मेशन जो करना है, खिलाना पिलाना बड़ा करना है। आप कमाऊ पूत को खिलाओगे, निकम्मे पुत्र को नहीं खिलाओगे। आप जो कमा के आपको दे रहा है आप उसकी खूब मेहनत मशक्कत और खूब तीमारदारी और खूब सेवा करोगे। तो कमा के हमें कौन देगा? हमें कमा के देगा ट्रांसफॉर्मेंट सेल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट सेल के अंदर आ गया डिजायर्ड डीएनए, और डिजायर्ड डीएनए से वो डिजायर्ड हमारा प्रोडक्ट बना रहा, ह्यूमन इंसुलिन बना रहा, ई कोलाई, एशेरेकिया कोलाई। उसी को आप ग्रो कराना चाहेंगे, दूसरे को क्यों ग्रो कराएंगे? तो उसके बाद हम लोगों ने कंपिटेंट होस्ट देखा, जिसकी की सारी आज ज्ञान इतनी बातें हो चुकी। आगे चलते हैं। अब जो थोड़ा सा रिकैप आपका मैंने कहा फटाफट आपको दोहरा दे। पैलिंड्रोम अगर आपको याद हो पैलिंड्रोम क्या है, तो इंग्लिश में जैसे मलयालम, इंग्लिश में आप एक तरफ से लेफ्ट टू राइट पढ़िए और राइट टू लेफ्ट पढ़िए एक ही वर्ड को। अगर अल्फाबेट्स जो है उनका क्रम एक ही रहता है, मलयालम MALAYM, तो मलयालम इधर से पढ़िए भले उधर से पढ़िए। इसी तरह से डीएनए के स्ट्रैंड पे डबल स्ट्रैंड डीएनए जब 5th प्राइम टू 3rd प्राइम एंड आप रीड कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस आ रही है वही दूसरे स्ट्रैंड पे उसी पोलैरिटी में
दूसरे स्ट्रैंड पे उसी पोलैरिटी में रीड करने पे वही वाली सीक्वेंस फिर से आए तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। और पैलिंड्रोम को ही, स्पेसिफिक पैलिंड्रोम को ही रीड करते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और पैलिंड्रोम को मोस्ट ऑफ द टाइम अवे फ्रॉम द सेंटर काटते हैं, जिससे कि स्टिकी एंड बनते हैं। जो बीच से काट देता है वो ब्लंट एंड बनाता है। ब्लंट एंड बनाने वाले हम लोग ज़्यादातर केस में हम लोग बायोटेक में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ब्लंट एंड ईजिली एक दूसरे के साथ डीएनए लाइगेट नहीं कर पाता। ब्लंट एंड जल्दी से एक दूसरे के साथ कोहेसिव बॉन्ड नहीं बनाते, मतलब जुड़ते नहीं है कह लीजिए। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। इतने से ज्ञान की गंगा बहने के बाद आगे चलते हैं। अब आगे क्या है देखते हैं, बिटाने में भानुमति के। आइए, हाँ जी, तो यहाँ तक बात हो गई कि कैसे हम लोग एंटर कराते हैं। अब हम लोग सारी बातें हो गई, टूल्स की बातें हो गई, टूल्स में क्या क्या चाहिए। अब हम लोग प्रोसेसेस पे आते हैं कि फिर से एक बार देखें कि क्या प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप, कई सारे स्टेप हैं, जिनमें से पहला स्टेप है, लेकिन सीक्वेंस उसकी स्पेसिफिक ही होगी। सबसे पहले क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब क्या है भैया, आपने सोचा कि मेरा कुत्ता जो है शेर की तरह गुर्र रहा है, तो मान लीजिए रोरिंग ऑफ लॉयन, वो अगर है हाइपोथेटिकल सीन है, लेकिन मान लीजिए रोरिंग ऑफ लॉयन जो है उसके पर्टिकुलर एक जीन की वजह से, हालांकि केवल एक जीन से तो होगा नहीं, उसमें उसके मसल्स, बोनी स्ट्रक्चर, स्कल फॉर्मेशन, कई सारी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर करेक्टर। लेकिन एक बात समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कि हमारा कुत्ता भी शेर की तरह दहाड़े, तो कोई आपके घर के बाहर खड़ा, उसने कॉल वेल बजाई और अंदर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई, समझिए, जरा सोच के देखिए, सोचो सोचो, सोचने में कोई नहीं लग रहा, कितना अच्छा होगा। तो आपने इस तरह से, अब आपने ये सोचा मेरा कुत्ता टॉमी, मेरा टॉमी जो है और वो बन जाए शेरू। अरे शेरू भी तो टॉमी है, शेरू नहीं, चलो जो भी है, लॉयन बन जाए, तो लॉयन बन जाए। अब आप क्या चाहते हो कि लॉयन की तरह दहाड़े, आपने लॉयन के पास कोई ऐसा जीन जिसकी वजह से वो रोर कर सकता है, आपने वो जीन सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि उसके किस क्रोमोसोम थे। अब आप क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अगर आप चाहते हो मेरा कुत्ता शेर की तरह दहाड़े, तो सबसे पहले आप उस जीन को आइसोलेट करोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद। तो एज पर एनसीईआरटी आइसोलेशन, पहले आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, चलिए आइसोलेशन मान लीजिए, उसके बाद आइसोलेट कर लिया डीएनए आइसोलेट करने का तरीका आगे आएगा, डीएनए कैसे आइसोलेट करते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से आप उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरे टुकड़े टुकड़े बहुत सारे नहीं कर देने, 2-4 टुकड़े ही करिए, ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे तो वैसे ही बेकार हो जाएगा, तो जीन भी बेकार हो जाए। तो फ्रेगमेंटेशन, वही फ्रेगमेंट कर दिया डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से आपने टुकड़े कर दिए। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब डीएनए आपने पूरा निकाला था सेल से, पूरे डीएनए में से उसका जो जीन है पर्टिकुलर कहीं एक, अब आप उस जीन को, पहले तो आपने डीएनए पूरा निकाल लिया, जैसे हम लोगों के केस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के 46 क्रोमोसोम में नियर अबाउट 2.2 मीटर लंबा थ्रेड है, और हमारे पास 1 से 23 तक हमारे जो क्रोमोसोम हमारी माता जी के, 1 से 23 तक हमारे पिताजी के, किस क्रोमोसोम पे कौन सा कैरेक्टर, वो सब बातें पता ही है एज पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपने क्या किया जी, सबसे पहले तो निकाल लिया डीएनए के टुकड़े कर लिए। अब पर्टिकुलर डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें आपका डिजायर्ड जीन है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, उसको आइसोलेट कर लिया। लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, इसके बाद आपने उसको डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ लाइगेट कर दिया, आरडीएनए बना लिया। जरूरत है तो पीसीआर कर लिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके मल्टीपल कॉपी बना ली कि भाई ये जीन जो है बड़ा जरूरी जीन है, इंपॉर्टेंट जीन है, इसकी मल्टीपल कॉपी बना लो। पीसीआर भी कर सकते हैं। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, लाइगेट करने के बाद ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल। अब ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखिए यहाँ पे फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टर्म यूज हुआ, तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि जैसे ही डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर के साथ लाइगेट किया तो वो वेक्टर नहीं रहा, वो आरडीएनए हो गया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल में आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम, अब हम इस होस्ट सेल का कल्चर फॉर्मेशन कर लेंगे ताकि बड़े पैमाने पे हम व्यावसायिकरण करने जा रहे हैं। हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया है, तो इंडिया में 130 करोड़ में कितने ही करोड़ डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको जरूरत होगी इंसुलिन की। तो इसको अगर आप लैब में छोटी सी पेट्री डिश तो उसका कल्चर फॉर्मेशन करोगे तो भैया प्रोडक्ट जो बनेगा बहुत लिमिटेड बनेगा। हमें चाहिए प्रोडक्ट बड़ा, जैसे कल आप लोगों ने मोदी जी को सुना हो, कह रहे थे 130 करोड़ में करीब 20 करोड़ को हम वैक्सीन प्रोवाइड कर देंगे आने वाले
2 से 3 महीने में वैक्सीन डेवलप हो रही है। तो 20 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए उतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन प्रोड्यूस भी तो करनी पड़ेगी, तो उतना ही बड़ा आपको कल्चर फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जैसे इस केस में हम ह्यूमन इंसुलिन की बात कर रहे हैं, उस केस में ह्यूमन इंसुलिन का कंजम्पशन लार्ज स्केल है, तो आपको लार्ज स्केल बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है जी, बड़े पैमाने पे हम कल्चर फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग एक एक करके जो स्टेप लिखे हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए से चालू करेंगे। पहले स्टेप में देखेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहला स्टेप है, हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। फ्रेगमेंटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी पढ़ चुके हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है। हाँ जी, तो बायोटेक के प्रोसेस को अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करें। स्टेप्स को, प्रोसेस तो डिस्कस हो चुके। पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करना, ठीक है जी। तो कैसे कर सकते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए? आइए हम लोग जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? न्यूक्लिक एसिड है जेनेटिक मटेरियल, हम लोग जानते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, भले डीएनए हो भले आरएनए हो। हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए है, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनमें आरएनए है, जिनको हम राइबोवायरस बोलते हैं। और राइबोवायरस में ही हमारे रियोवायरस या रिट्रोवायरसेस आते हैं। रियोवायरसेस वो हैं जो डबल स्ट्रैंड जिन पे आरएनए है, और रिट्रोवायरस वो है विच कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आरएनए कंटेनिंग जो हमारे वायरसेस राइबोवायरसेस, उनमें फर्दर सब कैटेगरी आप कह लीजिए हो गई है। तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लिक एसिड है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अब हम जानते हैं मॉलिक्यूलर सीजर जो है मॉलिक्यूल को काटने वाली, वो मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से हम लोग डीएनए को काट लेंगे, लेकिन डीएनए को काटने के लिए उस पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर सके, इसके लिए जरूरी है कि डीएनए जो हो वो प्योर फॉर्म में हो, उसके साथ कोई और चीज मैक्रोमोलिक्यूल, कोई और मैक्रोमोलिक्यूल उसके साथ एसोसिएटेड ना हो। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि डीएनए जो मिल रहा है यूकैरियोटिक सेल में इनसाइड द डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मिल रहा है, जहाँ पे उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, आरएनए वगैरह भी हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हैं। तो ये बात है, तो हमें ये सब रिमूव करने पड़ेंगे, आरएनए रिमूव करने पड़ेंगे और हिस्टोन प्रोटीन्स रिमूव करनी पड़ेंगी। डीएनए को प्योर फॉर्म में होगा तभी उस पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर पाएगा। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। इसको प्योर फॉर्म में होना जरूरी है। फ्री फ्रॉम अनदर मैक्रोमोलिक्यूल, दूसरे जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो ना हो, फ्री हो, सच एज आरएनए और प्रोटीन ना हो, पॉलीसैकेराइड्स ना हो, लिपिड्स ना हो। तो जो हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल है उनमें कौन कौन आता है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और साथ में आरएनए, डीएनए। वो तो जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड का ही एक टाइप है, तो ये सब चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी। दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द, अब वो बैक्टीरियल सेल है, अगर उससे हम डीएनए रिमूव कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल है कि फंजाई है कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। एनिमल सेल में आप जानते हैं सेल वॉल नहीं होती, बैक्टीरियल सेल में बाहर सेल वॉल होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी। तो हमको बैक्टीरियल सेल वॉल की लिसिस करने के लिए हमको लाइसोजाइम यूज़ करना पड़ेगा। प्लांट के लिए सेलुलेज यूज़ करना पड़ेगा, सेलुलोज की बनी हमारी सेल वॉल है। एनिमल केस में, एनिमल में सेल वॉल है नहीं। और अगर फंजाई है तो हम किसको यूज़ करेंगे? फंजाई में हम काइटिनेज, काइटिन की बनी है। फंगस के केस में हम लोग काइटिनेज को यूज़ करेंगे। तो बैक्टीरिया के केस में लाइसोजाइम को यूज़ करेंगे टू डिस्टर्ब द सेल वॉल, वेयरएज प्लांट के केस में सेलुलोज को, फंगस के केस में काइटिनेज एंजाइम को यूज़ करेंगे। एनिमल के केस में सेल वॉल के लिए हमें ज़रूरत लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, सेल वॉल है ही नहीं। तो ये आपने कर लिया। आप सेल मेम्ब्रेन से अंदर पहुंचे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए विच इज एसोसिएटेड विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं और सम आरएनए भी है। वी नो दैट जीन्स आर लोकेटेड, हम जानते हैं कि जीन्स जो है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए।
सेगमेंट डीएनए का है, पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए पे लोकेटेड है। जीन जो बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं। डीएनए क्या है? क्रोमोसोम जो बना रहे हैं, तो क्रोमोसोम पे लोकेटेड है जीन्स। जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर फॉर द, आप कहिए कि किसी कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर, वो जो टुकड़ा है वो डीएनए का वो जीन है। अब ये जीन कई तरह के हो सकते हैं, लीथल जीन, कॉन्स्टिट्यूशनल जीन, फलाना जीन, ढिमकाना जीन, कई तरह के जीन हैं जो आपके बुक में सच दिए नहीं गए, ट्रू एंड बायोलॉजी में दिए गए, लेकिन पढ़ने की कोशिश ना करिएगा, आता नहीं है। अब हमें जो याद रखना है, स्ट्रक्चरल जीन को याद रखना है। स्ट्रक्चरल जीन के लिए है सच वो भी नहीं है, लेकिन टर्म यूज हुआ है जब लैक ओपेरॉन वगैरह का हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तब वहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन टर्म यूज होता है। इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रक्चरल जीन्स आर दोज जीन द प्रेजेंटेशन ऑफ विच द प्रोडक्ट ऑफ विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे नॉर्मल वर्किंग ऑफ द सेल, या मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए सेल के लिए जो चाहिए वो स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो जीन कई तरह के जीन है, इसी तरह से रेगुलेटर जीन है, इसी तरह से प्रमोटर भी एक जीन ही है, प्रमोटर, टर्मिनेटर, लीथल जीन, फलाना जीन, ढिमकाना जीन, बहुत तरह के जीन है। जिनमें से आपको क्या याद में रखना है, स्ट्रक्चरल जीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद में रख लीजिएगा। रेगुलेटर को, प्रमोटर को हम लोग सब जानते ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो वी नो दैट जीन्स, और जीन्स दो तरह के, पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, वो भी बात हो चुकी है, याद है कि नहीं याद है? याद नहीं है तो लेक्चर देख लो, आ जाओ। वी नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, इंटरवीन विद प्रोटीन्स, जिसके साथ साथ में घुले मिले हैं, गुथे हुए हैं क्या चीज? प्रोटीन्स है, सच एज हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, आरएनए भी है। तो आरएनए को हम लोग रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट विद आरएनएज, राइबोन्यूक्लियस आरएनएज, वेयरएज प्रोटीन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद सेल विद द, किससे? प्रोटीएज। इसी तरह से लिपिड को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग द कंटेंट विद लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग द कंटेंट कह लीजिए विद एमाइलेज। तो इन सब को जब हम रिमूव करते चले जाएंगे, आखिरी में आके हम उसमें चिल्ड इथेनॉल पोर कर देंगे। तो चिल्ड इथेनॉल पोर करते ही डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अब हम इस डीएनए को रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है? स्पूल होता है, जब पहले आप कभी देखिए अजीत वाला कोई पुरानी पिक्चर जिसमें अजीत, उसमें टेप रिकॉर्डर चलता था, तो एक तरफ कैसेट चल रही होती थी, रील, और वो रील बड़े बड़े स्पूल होते थे। स्पूल मतलब रील, रील का मतलब किसी चीज़ को आप घुमा, जैसे पेपर के, जहाँ पे आप देखें न्यूज़पेपर वगैरह वहाँ बाहर पड़ा होता है, रिम कहते हैं उसको। रील छोटे के लिए, रिम बड़े के लिए, कि बड़े बड़े कागज के घेरे जो पड़े हैं, रिम। और रील आप देखिए, थ्रेड की रील, तो टेप की रील, और उस रील को स्पूल भी बोलते हैं। तो स्पूलिंग ये आपके चैप्टर उसमें दे रखा है आपने बायोटेक में, उसमें कि स्पूलिंग, उन्हें लिटरेचर में तो नहीं दिया, डायग्राम में देखिए उसने लिखा है, वी कैन रिमूव द डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। कि उसको जैसे आप नूडल खाते हो और उसको फॉक ऐसे रोल करते हो, तो नूडल उसमें, इसी तरह से आप स्पूलिंग, प्रोसेस का नाम है स्पूलिंग, की जो नीचे प्रेसिपिटेट कर गया डीएनए, उसको आप फॉर्सेप्स से या किसी और चीज़ से उसको आपने ऐसे ऐसे किया तो उसके चारों तरफ वो रिपट जाएगा, वो है स्पूलिंग प्रोसेस। स्पूलिंग प्रोसेस से अब हमने प्योर डीएनए हो चुका, प्योर है डीएनए, क्योंकि बाकी की चीज़ों का डाइजेशन हो गया। बाकी की चीज़ों के लिए आपने उसके हाइड्रोलेज एंजाइम डाल दिए हैं, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज डाल दिया, लिपिड के लिए लाइपेज डाल दिया, कार्बोहाइड्रेट रिमूव करना है, माइलेज डाल दिया है। तो अगर आरएनए को रिमूव करना है तो आपने आरएनए को यूज़ कर लिया, तो आखिरी में क्या बचेगा? प्योर आपका डीएनए बचेगा, जिसको आप जैसे ही चिल्ड इथेनॉल पोर करेंगे उसमें, वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। प्रेसिपिटेट करने के बाद आपने बाय मीन्स ऑफ स्पूलिंग डीएनए को निकाल लिया। एज सच डीएनए अब आपका बाहर आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करना है बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इफ रिक्वायर्ड पीसीआर इज डन। तो अब वहाँ आते हैं हम लोग, ठीक, अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और पीसीआर। ओके, चलिए हम लोग अगले स्टेप पे चले। आइसोलेशन कर लिया डीएनए का, ठीक है ना, याद है ना? आइसोलेशन कर लिया डीएनए का। कैसे किया? कि भैया हम लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुए, न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने के लिए अगर जो सेल से हम निकाल लें, अगर उसके चारों तरफ सेल वॉल है तो सेल वॉल की लिसिस कर ली है, अगर बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम से कर ली है, फंजाई है तो काइटिन से कर ली है, प्लांट सेल है तो सेलुलेज से कर ली है। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएंगे और उसमें से हम लोग न्यूक्लिक एसिड वगैरह को, सभी चीज़ों को रिमूव करते हुए डीएनए बचेगा। आरएनए को रिमूव कर दिया, प्रोटीन को रिमूव कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिया, लिपिड को रिमूव कर दिया,
डीएनए बचा, चिल्डीफेनॉल मिला, प्रेसिपिटेट हो गया, स्पूलिंग करी, डीएनए निकाल लिया, आगे चलते हैं। अब क्या है जी, फ्रेगमेंटेशन करना। डीएनए ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, फ्रेगमेंटेशन करना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ कटिंग ऑफ डीएनए, या तो फ्रेगमेंटेशन कह लीजिए या उसका डाइजेशन कह लीजिए या कटिंग कह लीजिए, सारी बातें एक ही है। फ्रेगमेंटेशन टुकड़े टुकड़े करना, डाइजेशन का मतलब भी भाई, कटिंग ऑफ डीएनए का भी मतलब भाई। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग यूज करते हैं और हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग बायोटेक में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग डीएनए का डाइजेशन करवा रहे हैं, टुकड़े करवा रहे हैं। इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड परफॉर्म बाय इंक्यूबेट, इंक्यूबेट करना, जैसे इंक्यूबेट करना कि चिड़िया अपने अंडों को सेकती है, तो आपने सभी चीज़ों को इकट्ठा करके इंक्यूबेट कर दिया। प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल, प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल, ये पिछली बार भी बात हुई थी, पिछली वाली स्लाइड में आप देखिए बोला गया है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केवल प्यूरिफाइड डीएनए को कट करेगा, तो आपको प्यूरिफाई करना जरूरी। प्यूरिफाई करने जरूरी का मतलब यह है कि डीएनए के साथ जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हैं आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, सच एज हिस्टोन्स प्रोटीन, प्रोटीन वगैरह को और आरएनए वगैरह को। आरएनए को रिमूव करने के लिए आपने आरएनएज का इस्तेमाल कर लिया है, न्यूक्लियस की कैटेगरी, सब कैटेगरी आरएनएज। और प्रोटीन के लिए आप लोगों ने प्रोटीन का इस्तेमाल कर लिया। अगर कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करना है तो एमाइलेज, और अगर लिपिड को रिमूव करना है तो लिपेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन किसका हम लोगों ने किया, मेनली हम लोगों ने किया है आरएनएज और प्रोटीएज, और अगर जरूरत है तो उनका भी करेंगे, कर लेंगे भाई, हमें प्योर फॉर्म में चाहिए विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्यूरिफाइड डीएनए का डाइजेशन कराना हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस्तेमाल करते हुए एट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम, वो एंजाइम के लिए ऑप्टिमम कंडीशन, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमम, जो सबसे बेटर, सबसे सुटेबल। तो ऑप्टिमम कंडीशन सच एज टेम्परेचर कह लीजिए या पीएच वैल्यू कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो ऑप्टिमम कंडीशन है एंजाइम के काम करने के लिए, वो हमने प्रोवाइड कर दी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद हम लोगों ने टाइसिलियस का देखा था, टाइसिलियस का अगारोस जेल में हम लोगों ने अगारोस जेल कैसे बना था भैया, तो आपने सीवीड को घोला गर्म पानी में और ठंडा होने दिया, तो उसमें सीव लाइक स्ट्रक्चर, पोरस स्ट्रक्चर बन गए थे। प्लेटिंग में आपने लिया जी प्लेट, उसमें अगारोस जेल डाला, अगारोस जेल में आपने वेल बनाए, वेल में आप लोगों ने डीएनए के टुकड़े डाले और उधर से आपने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज है और इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of the restriction enzyme digestion. Excuse me. Agarose gel electrophoresis करेंगे तो ये जो टुकड़े हैं ये अपने छोटे बड़े आकार के हिसाब से अलग अलग हो जाएंगे। जो जितना छोटा टुकड़ा वो वेल से उतनी दूर तक चला जाएगा और जो बड़ा टुकड़ा वेल से कम दूर तक जाएगा। DNA is negatively charged due to the presence of phosphate group. Hence it move towards the positive electrode, एनोड की तरफ मूव होना चालू हो जाएगा। This process is repeated with vector DNA also, और ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे वेक्टर डीएनए के साथ भी। The joining of DNA involves several process। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा डिजायर्ड डीएनए इसको हम लाइगेट कराना चाहेंगे वेक्टर के साथ। वेक्टर मीडिएटेड हम एंट्री कराना चाहते हैं होस्ट सेल में। तो डीएनए को हमने क्या किया है, ज्वाइनिंग कराई। कैसे, वेक्टर के साथ। कैसे, आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विद द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक ही तरह की मॉलिक्यूलर सीजर का, अगर बाम से हमने वेक्टर को काटा है तो बाम से ही हम एलियन पीस ऑफ डीएनए काटेंगे। अगर हमने इको R1 से काटा है तो इको R1 से ही हम एलियन पीस ऑफ डीएनए काटेंगे। इसी तरह से अगर आपने HindIII का इस्तेमाल किया तो HindIII का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से वेक्टर में कट लगा रहे हैं उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से हम अपना डिजायर्ड डीएनए भी काटेंगे, ताकि उनके जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेच जो बन रहे हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे ही एक दूसरे के सामने आए वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके लाइगेट हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए। The joining of DNA involves several processes after having cut the source DNA as well as vector DNA with a specific restriction endonuclease. The cut out gene of interest from the source DNA and the cut vector with space are mixed and the ligase is added. अब जो हमने कट कर दिया है वेक्टर, वो along with वो piece of DNA जो desired DNA है जिसको हमने उसी restriction endonuclease से काटा है, उन दोनों को हम मिक्स करेंगे और उसमें पोर कर देंगे क्या जी, DNA ligase। इस तरह से अब क्या होगा, RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा। जब हमारा DNA जो वेक्टर
मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल, उसके साथ अटैच हो गया क्या, डिजायर्ड डीएनए, तो बन गया हमारा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब हम लोगों ने बना लिए। पीसीआर को समझते हैं। पीसीआर क्या है भाई? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पूरा नाम है इसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन की रिपीटेडली होगा चेन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए, खूब सारी कॉपी, मल्टीपल कॉपी, एक ही जीन की हमें खूब सारी कॉपी बनानी है। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ द इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो, लैब में। इन विट्रो, इन विवो नहीं, इन विट्रो हमें सिंथेसिस करना है, मल्टीपल कॉपी सिंथेसिस करना डिजायर्ड डीएनए की या जीन की कह लीजिए, मल्टीपल कॉपी, खूब सारी कॉपी बनानी, चेन रिएक्शन है बार बार। यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, इसको याद रखिएगा, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। इसको अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि प्राइमर क्या और कैसे। तो प्राइमर क्या होता है, ये शायद जब हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा तब वहाँ मैंने आपको बताया था कि डीएनए के स्ट्रैंड पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड उसके अपोजिट अरेंज हो जाए और उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाए। ये इतना आसान नहीं है। जैसे आप घर में फर्नीचर वगैरह बनाते हो या आपने वॉल बनवाई, तो उस पर अगर आप पेंट सीधे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन प्राइमर अगर अप्लाई किया तो नहीं होगी। इसी तरह से डीएनए के स्ट्रैंड पर पहले छोड़े थे 2, 4, 5 आपके कह लीजिए कि आरएनए के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं, उसके बाद उससे असेंबल होते चले जाते हैं डीएनए। तो वो प्राइमर जो शुरुआत का था, प्राइमर 2 सेट हैं प्राइमर के। 2 सेट ऑफ प्राइमर, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगो तो देखिए टर्म यूज होता है मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली। ओलिगो का मतलब 2 to 9, जिसमें आपके 2 से लेकर 9 तक मोनो, ओलिगो, पॉली। मोनो न्यूक्लियोटाइड एक ही होगा न्यूक्लियोटाइड, तो 2 से लेकर 9 तक ओलिगो, और 10 to many पॉली। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड की आरएनए के जो उसमें लगे हैं न्यूक्लियोटाइड 2 से लेकर 9 तक के बीच की कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम प्राइमर बोल रहे हैं। तो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। इनको हमने रिएक्शन में प्रोवाइड किया, प्राइमर के 2 सेट को साथ में, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग दे देंगे एज अ सबस्ट्रेट ताकि प्रोसेस हो सके। प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट, और जीनोमिक डीएनए को हम लोग एज अ टेम्पलेट सांचे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है, तो ये याद आपने रखना है, यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, ये इंपॉर्टेंट। और प्राइमर में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये याद। यहाँ ये आपके थोड़े से कैची पॉइंट है जो आपको याद में रखना है, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। प्राइमर क्या है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिनको हम प्राइमर बोल रहे हैं। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है वो, केमिकली सिंथेसाइज्ड आरएनए है वो। इन प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए, और जीनोमिक डीएनए जो डीएनए है जीन वाला, वो क्या है? टेम्पलेट है। इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम। इस प्रोसेस में डीएनए का रेप्लिकेशन कई बार होगा, वो सेगमेंट कई बार रेप्लिकेट होगा। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन टाइम। तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 4096 के बाद 8100 समथिंग आप कर लीजिए। इस तरह से होते होते 8000, 16, 32, 64, 64 के बाद 1,28,000, इस तरह से होते 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 1,28,000 से 2,56,000, 2,56,000 से 5,12,000 बिलियन बन जाएंगे। बिलियन का मतलब 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ कि बिलियन तक पहुंच जाएगी संख्या। हम लोग अगर करते रहे मल्टीपल चेन रिएक्शन करते रहे तो इतने हम लोग पहुंच सकते हैं। दिस द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता, दैट इज 1 बिलियन कॉपी। 1 मिलियन 10 लाख, 1 बिलियन 100 करोड़। 1 बिलियन कॉपीज आर मेड। सच रिपीटेड रेप्लिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ये जो हो रहा है रिपीटेड रेप्लिकेशन हो रहा है, इसको बार बार हो रहा है, इसको अचीव कैसे कर रहे हैं? बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज।
थर्मोस्टेबल जो हाई टेम्परेचर पे भी अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ेगा। थर्मोस्टेबल कि हाई टेम्परेचर पे भी वो डीएनए पॉलीमरेज अपनी क्वालिटी को नहीं छोड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज की क्वालिटी क्या कि ये डीएनए के पॉलीमराइजेशन कर रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3rd प्राइम। हमेशा 3rd प्राइम से इलोंगेशन होता है क्योंकि 3rd प्राइम एंड पे OH ग्रुप है, 5th प्राइम एंड पे फ्री हमारा फॉस्फेट है। फ्री फॉस्फेट आपको वेलकम नहीं कर रहा। 3rd प्राइम एंड पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव है, तुरंत बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अपने पीछे जो न्यूक्लियोटाइड आया उसके साथ वो तुरंत बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, इसलिए इलोंगेशन हमेशा 3rd प्राइम एंड टूवर्ड्स ही होता है। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग यूज कर रहे हैं और बार बार ये रिएक्शन कर रहे हैं आइसोलेटेड फॉर्म। और ये टेक पॉलीमर, इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज के लिए हम लोग टेक पॉलीमर TAQ टेक पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं टर्म। तो टेक पॉलीमर जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है किससे निकाला गया? थर्मस एक्वेटिकस। वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पूछा जाता है, ये भी आपका हाईलाइट पॉइंट है, MCQ यहाँ से भी बनता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल हाईलाइट पॉइंट है, MCQ यहाँ से भी बनता है। उसके लिए टर्म यूज होता है टेक पॉलीमर TAQ टेक पॉलीमर। पॉलीमर की स्पेलिंग आपको पता है। थर्मस एक्वेटिकस याद रखिएगा, डीएनए इस बैक्टीरिया से लिया गया डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपको ऐसे हैबिटेट में ऐसी जगह मिल रहा है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। ये जो है ये बैक्टीरिया या ये डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर के दौरान भी हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ dsDNA। ये जो टेक पॉलीमर है या डीएनए पॉलीमरेज है जो थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से लिया गया है, इसकी खासियत ये है कि हाई टेम्परेचर पीसीआर में पहला जो स्टेप है डीनेचुरेशन की, दोनों स्टेप दो डबल स्ट्रैंड डीएनए दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाए उसको डीनेचुरेशन बोल रहे हैं। वो हाई टेम्परेचर पे नियर अबाउट 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो उस सेंटीग्रेड पे ये एंजाइम अगर डिटोरिएट हो गया, खराब हो गया डीएनए पॉलीमरेज, तो कैसे होगा? पॉलीमराइजेशन होगा नहीं। इस एंजाइम की थर्मस एक्वेटिकस से मिलने वाले एंजाइम की टेक पॉलीमर की खासियत ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी इसका डिटोरिएट नहीं होता। ये एंजाइम वर्किंग एफिशिएंसीज की मेंटेन रहती है, थर्मो स्टेबल है। विच रिमेन्स एक्टिव बना रहेगा, विच रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन। जब हाई टेम्परेचर करेंगे डीनेचुरेशन होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। द एम्पलीफाइड डीएनए इज डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज। इस तरह से हम लोग एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं। भी आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं, 3 स्टेप है, तीनों के टेम्परेचर भी लिख देता हूँ। सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, डीनेचुरेशन के बाद एनीलिंग होगी, एनीलिंग के बाद इलोंगेशन होगा। अभी अगले स्लाइड में आपके लिखता हूँ। द एम्पलीफाइड डीएनए इफ डिजायर्ड, अगर जरूरत है ये जो एम्पलीफाइड डीएनए है कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट, तब हम इसको वेक्टर के साथ लाइगेट करके rDNA बना सकते हैं, और या लाइगेट करके विद बैगेट फॉर फर्दर क्लोनिंग। और अगर फर्दर क्लोनिंग करनी हो, हमें इसकी और ज़्यादा कॉपी बनानी हो, तो वेक्टर जिसका हाई कॉपी नंबर है उसके साथ इसको लाइगेट करके हाई कॉपी और भी कॉपियाँ जनरेट कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है? टेक पॉलीमर याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल है जो कि थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से लिया गया, ये याद में रखना है। और इसको अगर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें क्या इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? जो आप डोसा बनाने जा रहे हो, आपको इडली सांभर, उसमें क्या क्या चाहिए? इसमें हमें क्या क्या चाहिए? 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए, जीनोमिक डीएनए चाहिए एज अ टेम्पलेट, और साथ में हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। ये 3 बातें हैं। तो जीनोमिक डीएनए एज अ टेम्पलेट और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए सबस्ट्रेट के लिए, और प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या है? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड जो कि राइबोन्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सीराइबो प्राइमर उससे बनेगा। तो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, ये याद में रखना है। अगले स्टेप में हम लोग इसके स्टेप्स देख लें, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और इलोंगेशन। हाँ, ये देखें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपकी बुक में डायग्राम बना, थोड़ा सा उसमें मैंने चेंजेस नहीं कही है, थोड़ी सी उसमें नमक मिर्चा का तड़का लगा दिया। तो सबसे पहले डबल स्ट्रैंड डीएनए 5 प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3rd डबल स्ट्रैंड डीएनए को डीनेचर्ड कर दिया आपने। डीनेचुरेशन इसका पहला स्टेप है, वो 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड जब उसको हीट किया है, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये जो मैंने एक स्टेप आपकी बुक में 3 स्टेप है, 3 ही स्टेप होते हैं, लेकिन एक मैंने ये दिखाया कि अलग हुए। अलग होते ही प्राइमर आके लग जाएगा। आपकी बुक में सीधे ही उसने डीनेचुरेशन और ये वाला नहीं दिखाया है, सीधे ही ये प्राइमर लगा दिखा दिया। तो मैंने एक चीज उसमें और ऐड कर दी कि ये दोनों अलग हुए।
अलग हुए जब आपने उसको हीट किया, डीनेचुरेशन किया। हीटिंग करने से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है टूट जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। उसके लिए टेम्परेचर 96 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लीजिए आप अपनी एनसीईआरटी में। आगे चलिए, अलग हुए। अब प्राइमर, जो प्राइमर का रोल अभी बताया था कि इसके अगेंस्ट सीधे ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अरेंज नहीं हो पाते, दिक्कत होती है। तो देखिए थर्ड प्राइम एंड है, फिफ्थ प्राइम एंड, ये थर्ड प्राइम एंड, ये फिफ्थ प्राइम एंड। थर्ड प्राइम एंड के अपोजिट ये प्राइमर का फिफ्थ प्राइम एंड आया, तो इसके लिए मैंने सिंबल आपको बताया हुआ कि ऐसे बना लीजिए। तो यहाँ पे ये थर्ड OH ग्रुप है, इधर आपका फ्री फॉस्फेट है, तो उसका मुंह उधर कर लीजिए सिंबल। थर्ड प्राइम एंड से ही जुड़ेगा, तो इधर ये लगा प्राइमर लगा और पीछे से जुड़ने चालू हुए, और इधर प्राइमर लगा पीछे से जुड़ने चालू हो जाएंगे। उसको हम बोल रहे हैं एनीलिंग, ज्वाइनिंग। इसके लिए 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड उसको थोड़ा सा कूल किया जाता है। वैसे तो 40 डिग्री भी ज़्यादा, लेकिन इन कंपैरिजन टू 94-96 डिग्री अब उसको आपने कंपैरेटिवली उस टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा किया। 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वाला प्रोसेस होता है एनीलिंग। उसके आगे लग जाएंगे प्राइमर, थर्ड प्राइम एंड के अपोजिट फिफ्थ प्राइम एंड का प्राइमर, और इधर है थर्ड OH ग्रुप फ्री, पीछे से जुड़ने लग जाएंगे, एक्सटेंशन होता चला जाएगा। अगला स्टेप एक्सटेंशन, प्राइमर लगने को एनीलिंग। अब उसको आपने और 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए, एनील एक्सटेंशन जो हो रहा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, सब लिख लीजिएगा। डीनेचुरेशन 94 to 96, और ये हमारा एनीलिंग 40 to 60, एक्सटेंशन 72 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सटेंशन में अब इधर से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, और इधर भी इसके अपोजिट एक हमारा टेम्पलेट, एक न्यूली फॉर्म, एक हमारा टेम्पलेट, एक न्यूली फॉर्म। तो ये वाले, अब देखिए ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ये न्यूली फॉर्म्ड है। तो जो हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए बना, एक पेरेंटल होगा, एक न्यूली फॉर्म्ड होगा। सेमी कंजर्वेटिव जिसको बोलते हैं, हम लोग बात कर चुके। अब एक इधर लग गया, ये दो हो गए। एक साइकिल पूरा हुआ, आप फिर से हीट कर दीजिए, फिर से आप 94 to 96 डिग्री हीट किया, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अभी पहले एक डीएनए का मानिए एक जीन था, उसको आपने हीट किया, 2 हुए थे। अब आपके पास 2, अब ये अगले साइकिल के लिए ये पेरेंटल डीएनए है। अब जब ये अलग अलग होंगे तो 4 स्ट्रैंड अलग अलग, सिंगल स्ट्रैंड, उनके अपोजिट 4 हमारे फिर से प्राइमर, और फिर से यही प्रोसेस फिर से हुआ। ये रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड इसलिए हो रहा है बराबर हम करते चले जा रहे हैं। और इसमें जो टीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा है, टेक पॉलीमरेज, उसकी खासियत ये है कि वो हाई टेम्परेचर पे भी अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ता। तो बार बार गर्म करना, ठंडा करना, गर्म करना, ठंडा करना, इससे 1 से 2, 2 के 4, 4 के 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, इस तरह से वो मल्टीपल होते चले जाएंगे। 30 टाइम्स इसका जरा कर लीजिए आप, 1 मिलियन कॉपी बन जाएगी। ये आपकी बुक में किनारे एक दे रखा जो आप मिस कर सकते हो। और इस बार के 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्होंने डायग्राम से रिलेटेड बना दिए। जैसे कि एक तो उसने पूछा कौन स्टाइडोफाइट में कौन कौन बनाता, इस बार का एक क्वेश्चन है। आप देखिए अपनी बुक में टाइडोफाइट खोल लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा आपको, आंसर भी मिल जाएगा और डायग्राम भी देख लीजिएगा। तो कोई भी डायग्राम जो आपका एनसीईआरटी का, उसको आपने मिस नहीं करना, उस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, उससे क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। डायग्राम अब नहीं देते हैं, लेकिन डायग्राम से क्वेश्चन तो फॉर्म कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है कि कितने टाइम्स आपका साइकिल घूमा है कि 1 मिलियन बन जाए, ये पूछ सकता है, क्योंकि 30 वहां दे रखा, 30 साइकिल और 1 मिलियन उसने दे रखा, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता। कोई भी चीज एनसीईआरटी के पांव छुए माता समझिए, वही आपका बेड़ा पार लगाएगी। एनसीईआरटी फरवरी तक बिल्कुल घोट के पी लीजिए, उसके बाद रैंक बूस्टर आपका चलेगा। उसमें मैं आपको वैसे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। कुछ बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, भाई मेरी शिकायत ना करो भाई कि ये एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी, अरे भैया पहले एनसीईआरटी तो पढ़ लो मेरे भाई, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, पीएचडी बाद में करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद अब ये देखिए ना, ये सब डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, ये जो 3 स्टेप के आपके टेम्परेचर, और उधर एमजीआईन लिखा है, एमजीआईन इज रिस्पॉन्सिबल, इसेंशियल है, तो को भी याद रखिएगा। कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दे ही देता हूँ भैया, क्यों नाराज हो लो। अब यहाँ आके चैप्टर, आप चैप्टर नहीं, ये वाला पीसीआर तक खत्म, 1 लेक्चर और आपका बायोटेक खत्म। मेरे ख्याल से 5 लेक्चर में निपटा दिया। बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, और आपने क्या करना है, हिट करना है किसको, लाइक बटन को हिट कर दीजिए, पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो बताए वो ले लीजिए, नहीं तो अपनी पसंद का ले लीजिए। कृपा करिएगा 2013 के पहले के जो हों उनको अवॉइड कर दीजिएगा। 2013 से 2018-19 तक के जो आपके क्वेश्चन हैं
उनको लगाइए, सब हो जाएंगे। ना हो तो फ़ोन अ फ्रेंड, ये अपना सुप्रीम 60 का दरवाज़ा खटखटाइए, ऐप पे क्वेश्चन डालिए, जवाब मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, जवाब मिलेगा। देर सवेर मिलता है बात अलग है, लेकिन मिलता। बहुत से बच्चों की ये शिकायत है कि बायो सर जवाब नहीं देते। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं देते, हाँ देते हैं, ये बात अलग है कि उतने हम प्रॉम्प्ट नहीं हैं, हो सकता है भाई, लेकिन फिर भी आगे से कोशिश करूँगा आप लोग की ये शिकायत दूर हो। तो चलिए बने रहिए, अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय।